बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगे जी। और क्लास 9 इंग्लिश की 2025 न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 डेफर्डेंस जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम करेंगे जी उसका रिमेनिंग पोर्शन ग्रामर पोर्शन आज हमने स्टार्ट करना है। और इससे पहले तक जितना पोर्शन था पेज नंबर 38 तक की एक्सरसाइज जितनी थी ग्रामर पोर्शन से ऊपर तक की जो एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने डिटेल के साथ जो है वो आपके साथ शेयर भी की थी और उसकी सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर किए, नोट्स भी आपके जिस चीज़ की चीज़ क्योंकि हमारे पास नोट्स है वो भी आपके साथ साइड बाय साइड शेयर होते गए। आज हम ने क्या करना है जी, आज हम स्टार्ट करेंगे जी ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में हमारे पास सिमिली आएगी, मेटाफर्स आएंगे, पर्सोनिफिकेशन आएगी, इस तरह से रिलेटेड हमारे पास ग्रामर पोर्शन आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे। नोट्स जो है वो भी आपको स्क्रीन पे जो है वो विजिबल होंगे। आप लोगों के लिए जितना हेल्पिंग मटेरियल है साइड बाय साइड आपको स्क्रीन पे वन बाय वन शो होता जाएगा। अगर इससे पहले तक की वीडियोस आपने नहीं देखी है, आपका काम जो वो पीछे रह गया है, तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। आप सिंपली वहां पे उसको क्लिक करें और तमाम जितनी प्रीवियस वीडियोस आप उसको देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जी अपना ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में आपके पास जो है वो वर्ड आ रहा है जी। सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आएंगे सिमिली के। सिमिली इन शॉर्ट क्या है, वो वर्ड्स फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास जो कंपेयर करती है दो डिफरेंट थिंग्स को, कौन से वर्ड्स के साथ, लाइक और एस के साथ। पर्सोनिफिकेशन है जी फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। हम लोगों ने नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को, किसी ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने लिविंग क्वालिटी के साथ जब एक्सप्लेन करना होता है वो फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास क्या आ जाती है, पर्सोनिफिकेशन। फिर हमारे पास हाइपरबॉल। हाइपरबॉल क्या है, एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली यूज्ड फॉर द ग्रेट एम्फेसिस और इम्पैक्ट। किसी भी चीज के ऊपर ग्रेट एम्फेसिस एम्फसाइज करना हो या किसी के ऊपर ग्रेट इफेक्ट डालना हो तो उसके लिए जो चीजें यूज हो रही होती हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइपरबॉल। मेटाफर क्या है जी, फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अनदर इंप्लाइंग अ सिंबॉलिक कंपैरिजन। सिंबॉलिक कंपैरिजन के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मेटाफर। एलिट्रेशन क्या है जी, एलिट्रेशन है जी द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। रेपिटेशन जो वो सेम कॉन्सोनेंट्स की वो हमारे पास क्या कहलाती है, एलिट्रेशन। फिर हमारे पास एसोनेंस आ गया, रेपिटेशन ऑफ द वाउल साउंड। वाउल साउंड्स की रेपिटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एसोनेंस। और इमेजरी को क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस। इमेजिनेशन वाले जितनी हमारे पास चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इमेजरी, जिसे हम लोग की एक नई टाइप फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आती है, इमेजरी। तो ये होगी आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट और के ग्रामर में बेसिक कॉन्सेप्ट फिगर ऑफ स्पीच में क्या क्या यूज हो रहा है, मेटाफर क्या है, इलिट्रेशन क्या है, इमेजरी क्या है। आगे आज जी, आगे हमारे पास आगे जी कुछ क्वेश्चंस क्या है जो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। आपने इन फॉलोइंग क्वेश्चन कौन से करना है, ऊपर आपने चीजें पढ़नी है। कहते हैं आइडेंटिफाई द सिमिलर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प टू कन्वे द पोएट्स मूड। आपने पहली लाइन में जो पढ़ा था आपने पोएम का, उसकी सिमिली को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड टू एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, आपने पर्सोनिफिकेशन एग्जांपल्स ढूंढनी। थर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइपरबोल इन द पोएम, पोएम में हाइपरबोल का पर्पस क्या है, क्यों यूज किया, बगैर यूज किए भी तो पोएम लिखी जा सकती है, क्या पर्पस है उसका। हाउ डज इट अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएट एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेटाफर द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, what does this tell you about the poet's memory of the daffodils? 5. Identify an example of alliteration in the poem. How does it contribute to the poem's musical quality? Question number 6. Describe the imagery Wordsworth used to compare the daffodils to stars. What effect does this comparison have on the reader? तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस के जो नोट्स है वो आपके सामने स्क्रीन पे जो विजिबल हो गए होंगे। ग्रामर पोर्शन के जो क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 39 पे उसके आपको नोट्स जो है विजिबल है। वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था, आइडेंटिफाई द सिमिलर इन द फर्स्ट लाइन इन द पोएम, हाउ डज इट हेल्प टू कन्वे द पोएट्स मूड। आंसर क्या लिखेंगे जी, द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन इज आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। एज का वर्ड यूज हो गया तो सिमिली क्या हो जी, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। इट कंपेयर्स द पोएट विद ड्रिफ्टिंग क्लाउड, emphasizing his solitude and aimlessness before encountering the daffodils. Question number 2, find two examples of personification in the poem. How does this literary device enhance the description of the daffodils? Answer लिखेंगे जी, fluttering and dancing in the breeze, tossing their heads in the sprightly dance. These personifications give the daffodils human-like qualities, making them appear joyful and full of life, enhancing their beauty and impact on the poet. Question number 3. What is the purpose of the hyperbole in the poem? How does it affect your understanding of the poet's experience? तो इसका क्या लिखेंगे जी, an example of hyperbole is 10,000 saw I at a glance. This exaggeration emphasizes the vastness of the daffodils, making the scene feel grand and overwhelming, reinforcing the poet's deep impression. Question number 4. Explain the metaphor. They flash upon that inward eye. What does this tell you about the poet's memory of the daffodils? Answer क्या होगा जी, the inward eye represents the poet's imagination and memory. The metaphor suggests that the daffodils remain vivid in his mind, bringing him joy and peace even when he is alone. Question number 5. Identify an example of alliteration in the poem. How does it contribute to the poem's musical quality?
तो आंसर क्या होगा जी, बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज। रेपिटेशन को इस चीज की साउंड क्या आ रही है, बी साउंड, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। द एलिट्रेशन क्रिएट्स अ स्मूथ rhythmic flow making the poem more melodic and pleasant to read. Question number 6. Describe the imagery Wordsworth used to compare the daffodils to stars. What effect does this comparison have on the reader? इसका आंसर क्या होगा, the poet compares the daffodils to the stars that shine and twinkle on the Milky Way. This imagery highlights their brightness, vastness and beauty, making the daffodils appear endless and celestial, evoking a sense of wonder and admiration in the reader. तो ये थे जी आपके पास ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि यहाँ पे आपका एक पहला ए पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे है जी हमारे पास चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर द अफेक्ट। सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, इमेजरी, मेटाफर, आपने प्रॉपर वर्ड्स चूज करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रॉपर वर्ड जो है वो इसमें से फिगर ऑफ स्पीच जो है वो सूटेबल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। आपके पास क्या है जी, सबसे पहले है वर्ड आपका सिमिली का, द बेबी स्किन वॉज एज सॉफ्ट एज सिल्क, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा आपका, सिल्क। Personification, the wind dashed through the trees whispering secrets, the wind danced. Hyperbole का क्या होगा, I was hungry, I could eat horse, हम क्या लिखेंगे, horse लिखेंगे। Imagery, the sky was painted with hues of pink and purple as the sun set, क्या आंसर होगा, purple। Metaphor, time is great healer, option D, the lazy dash sat on a mat, the lazy cat। Alliteration, the cold crisp dash snow crunched underfoot, the clean, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। आपके पास आ जाता है जी इफ्यूजम एंड ऑक्सीमोरोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इफ्यूजम एंड ऑक्सीमोरोन, आपका जो है वो टॉपिक है। अब euphemism क्या है? An euphemism is a mild or an indirect word or an expression substituted for one considered to be harsh or blunt when referring to something unpleasant or embarrassing. ठीक है, थोड़ा सा harsh और blunt शो हो रहा होगा जब आप किसी चीज को रेफर कर रहे होंगे जो unpleasant और embarrassing होगी। फॉर एग्जाम्पल passed away instead of died। ठीक है, died कहने की जगह अगर passed away कह देंगे तो वो थोड़ा सा unpleasant लुक देगा आपको। देन आपके पास आया था ऑक्सीमोरॉन, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर होंगे इन द कंजंक्शन, फॉर एग्जांपल बिटर स्वीट्स। ये हो गए आपके ये दो नए कॉन्सेप्ट। अब इसके भी आपके पास है जी कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको जो विजिबल हो रहे होंगे। इसके नोट्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। इफ्यूजम एंड ऑक्सीमोरॉन क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पेज नंबर 42 पे आपको गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ देखो तो क्या है, डिस्कस व्हाई वर्ड्सवर्थ हैज चोजन सर्टेन फिगर्स ऑफ स्पीच ओवर अदर्स इन द डैफोडिल्स। क्यों जो है वर्ड्सवर्थ ने सर्टेन फिगर ऑफ स्पीच को चूज किया है बाकियों के निस्बत डैफोडिल्स पोएम में। इसका आंसर क्या लिखेंगे, Wordsworth primarily uses simile, metaphor, personification, and imagery to create a vivid and uplifting picture of the nature. His goal is to celebrate beauty and joy, so he avoids figure of speech like euphemism and oxymoron, which might add unnecessary complexity or contrast. इसलिए उसने यूज नहीं की। Question number 2, explore how the use of euphemism or oxymoron would change the tone or impact of the poem. तो हम क्या लिखेंगे, euphemisms would soften harsh realities, but since the poem is already positive and celebratory, they are unnecessary, while oxymorons would introduce contradictory emotions which might distract the poem's joyful tone and its focus on harmony in nature. Question number 3 क्या जी, how can oxymoron add depth to a poem and why might they be absent in the daffodils? इसका आंसर लिखेंगे जी, oxymorons can highlight contradictions, add complexity and provoke thought, for example bittersweet memories. However, daffodils aim to inspire joy and tranquility, so conflicting ideas would not align with its theme of pure admiration or nature. Question number 4, why does a poet choose to use or not to use euphemisms in their work? तो आंसर क्या लिखें जी, poet use euphemisms to soften harsh truths or make sensitive topics more palatable. Wordsworth does not euphemisms in daffodils because the poem is about nature's beauty and its uplifting effect, not about avoiding uncomfortable topics. तो ये आपका ने जो दो फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन्स एंड euphemisms थे उनके बारे में जो चीज उनसे आपसे पूछी गई हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में 4 क्वेश्चन थे, उसके नोट्स हम आपके सामने शेयर कर दिए और आपने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है ये चीजें उसमें डिटेल से बताई गई है। नेक्स्ट आ जाए जी अपने कंपाउंड प्रपोजिशंस पे। आपके पास क्या है जी, कंपाउंड प्रपोजिशंस है। कंपाउंड प्रपोजिशंस आर द फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड दैट फंक्शन टुगेदर टू अ सिंगल प्रपोजिशन। दे ऑफन इंक्लूड द वर्ड्स लाइक इन, ऑन, फॉर, टू, ऑफ, विद and others combined with another word or a phrase. नीचे आपके पास इसकी पार्ट ए की एक्सरसाइज है, रीड ईच सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द कंपाउंड प्रपोजिशन। हमने रीड करने और उसमें से अंडरलाइन करनी है प्रपोजिशंस को, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है बुक में। अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल द मीटिंग स्टार्ट यहाँ पे, उसके साथ ही हमारे पास उसका बी एक्सरसाइज का पोर्शन दिया जाता है।
सबसे पहला सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM। तो इसमें आपके पास कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू। द पार्क इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, इसमें क्या आप अंडरलाइन करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर, ऑन बिहाफ ऑफ इसका कंपाउंड प्रपोजिशन होगा। वी वर लेट फॉर द स्कूल ड्यू टू हैवी रेन, इसमें कोई कंपाउंड प्रपोजिशन यूज नहीं हुआ। इन एडिशन टू हिज एकेडमिक वर्क ही पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट, इन एडिशन टू। इन स्पाइट ऑफ द रेन द मैच कंटिन्यूड, इन स्पाइट ऑफ आपका कंपाउंड प्रपोजिशन। उसी के नीचे दूसरी एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है, वो क्या है जी, यूज द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशंस टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस। आपने कंपाउंड प्रपोजिशंस को यूज करना है अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, सबसे पहला क्या वर्ड है आपके पास, अकॉर्डिंग टू। सॉरी, जो आपके ऊपर फोर था ना, उसमें आपका जो कंपाउंड प्रपोजिशन है वो है आपका ड्यू टू, ये आपने हाईलाइट करना है, जो मुझसे मिस हो गया। ड्यू टू उसमें है, इस ये वो सेंटेंस नहीं है जिसमें नहीं मेंशन, इसमें मेंशन है, तो ड्यू टू आपका कंपाउंड प्रपोजिशन। according to the weather forecast it will rain tomorrow, in front of the bus stop, in front of the school, on behalf of, she spoke on behalf of the entire team, due to heavy traffic we missed the train, in addition to his job he also runs a small business, in spite of feeling tired she completed her assignment on टाइम। तो ये हो गया जी आपके कंपाउंड प्रपोजिशंस का जितना एक्सरसाइज पोर्शन था, ये सारा कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर में। और नेक्स्ट आपके जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, प्रपोजिशन फ्रेजेस में आपके पास जो है वो आपकी एक्सरसाइज की कुछ हैं, आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं कुछ फिल द ब्लैंक्स टाइप चीजें, और कुछ आपके पास उसमें के सेंटेंसेस वाली चीजें हैं जो कि हम लोग बाद में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, जहाँ पे कंपाउंड प्रपोजिशंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे जो अपने प्रपोजिशन फ्रेजेस और उसकी छोटा जो है हमारे पास टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, और छोटी सी वीडियो में हम लोग उसको लेक्चर में अपने कवर कर लेंगे प्रपोजिशन फ्रेजेस को। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और काफी चीजें आप लोगों की क्लियर भी हो गई होंगी। लास्ट में जाते हुए सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।